गोदी मीडिया आपको कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही एक टर्म कॉइन किया रवीश कुमार ने। रवीश कुमार ने या जिसने भी किया रवीश कुमार ने किया तो ऑफ कोर्स वही कर सकता है। हाँ। तो गोदी मीडिया जैसी टर्म आती है हमारे सामने और एक ऐसा नैरेटिव इस देश में बेचा जाता है जिसको मैं बोलता हूं भांग बेचना है। एक ऐसा नैरेटिव बेचा जाता है जिसके अनुसार इस देश में गोदी मीडिया जो है वो 2014 के बाद ही आया है। इसी बीच में अशोक श्रीवास्तव जी का एक बड़ा वायरल होता है वीडियो, कुछ साल पहले हुआ था आपका वीडियो वायरल, जिसमें आप बता रहे थे कि किस प्रकार से 2014 से पहले मीडिया के हालात। मैं चाहता हूं कि आप एक बार कंपैरिजन करके बताएं कि 2014 से पहले मीडिया क्या था और 2014 के बाद मीडिया क्या था। इसका कंपैरिजन मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूं। और इसमें ना अशोक जी, मैं एक प्रश्न और ऐड कर देता हूँ, वो भी आप साथ में ही ले सकते हैं। आपने थोड़े समय पहले एक बात बोली थी कि आप राजदीप सरदेसाई जैसा बनना चाहते थे। आप उनको देख के बड़े हुए, उनको देख के उनको इमिटेट करना चाहते थे, वैसा बनना चाहते थे। तो एक वो स्टोरी भी बताइएगा कि आप क्या अभी भी राजदीप सरदेसाई बनना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव आ गया है, और असली गोदी मीडिया क्या है। ये दो चीजें आप साथ साथ बता दीजिए। देखिए, ये जो असली गोदी मीडिया, राजदीप की स्टोरी और बाकी सारी स्टोरी सब आपस में मिलती हैं। अब देखिए, आपने कहा कि भाई जिसने ये नाम दिया और आपने कहा ये रवीश कुमार ने, मुझे नहीं मालूम ये टर्मिनोलॉजी किसने दी जी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिसने भी ये गोदी मीडिया टर्मिनोलॉजी दी वो भारत का इस वक्त सबसे निराश, सबसे कुंठित पत्रकार है। ये कुंठा से निकला है। एक कवि कविता है, वियोगी होगा पहला कवि, तो मुझे लगता है कुंठित होगा गोदी मीडिया कहने वाला। तो जिसकी कुंठा थी ना, उसकी वो कुंठा निकली। अब कुंठा क्यों निकली? कुंठा उसी से निकली जो आप कह रहे थे, मेरा वायरल हुआ था एक वीडियो, और वो मुझे मालूम नहीं था। वो तो मैं एक पुस्तक के कार्यक्रम में था, मैंने बोला और मुझे खुद नहीं पता था वो इतना वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे सच बताया था जो लोगों के लिए वो नया था। वो ये था कि देखिए 2014 से पहले, मैंने तो उसमें एक छोटी सी कहानी बताई थी, लेकिन मैं इसको और आपको डिटेल में बताता हूँ। 2014 से पहले देश में जो, भारत में जो पत्रकार थे, वो प्रधानमंत्री के साथ जब जाते थे, वो जो किस्सा था वो ये था कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जाते थे तो पत्रकारों की एक फौज जाती थी। 70-75 पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में जाते थे, जिसमें कुछ टॉप के वो पत्रकार होते थे जो आज जो हैं कुंठित पड़े हुए हैं या जो आज सड़कों पर आ गए हैं। उसमें से वो प्रधानमंत्री के विमान में प्रधानमंत्री के साथ सफ़र करते थे, वो टॉप के पत्रकार होते थे। और ऐसे उर्दू के छोटे छोटे अखबारों के संपादक होते थे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो वो 70-75 पत्रकारों की एक फौज जो है प्रधानमंत्री के साथ जाती थी। अब जब प्रधानमंत्री के साथ जाती थी तो उसमें उनको एक तो ये होता है कि विमान में, पीएम का विमान है, तो आपको प्रधानमंत्री के विमान में आप प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद आपको दुनिया की महंगी से महंगी शराब जो आपको खाना है, मतलब अय्याशी, दुनिया भर की अय्याशी करते हुए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ विमान में। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ आपको दुनिया की सबसे महंगी से महंगी शराब जो है, आपका जो कमरा होता था, होटल का कमरा होता था, क्योंकि मेरे कमरे में भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप होटल का कमरा, दरवाज़ा खोलते थे और आप बगल में जो है आपके जो बेड के साइड में टेबल होता था, उस पर जो है एक ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल की बॉटल रखी रहती थी, और वो विदेश मंत्रालय के सौजन्य से बॉटल होती थी। और उसके बाद जहाँ पर पत्रकार रुकते थे वहाँ एक मीडिया सेंटर बनता था। अब वो मीडिया सेंटर आज भी बनता है, पहले भी बनता था, हमेशा बनता है। वो मीडिया सेंटर बेसिकली इसलिए होता है कि पत्रकार वहाँ से फैक्स करना है, इंटरनेट इस्तेमाल करना है, वो सब, और सारी जानकारी वहाँ मिल जाए, तो वो हमेशा मीडिया सेंटर बनता है। उस मीडिया सेंटर में एक बार रूम भी होता था, और उस बार रूम में आप भाई, और 24 घंटे वहाँ खाना रहता था, बार रूम रहता था। और मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को उस बार रूम से शराब की बोतलें, बियर की बोतलें अपने बैगों में भर के, भर के अपने रूम में ले जाते हुए देखा। अब आपको रूम में भी मिल रही है, आपको बार में ही मिल रही है, तो आप ले जा किसको, यानी आप वापस आओगे तो दोस्तों को भी गिफ्ट करोगे। तो अब वो पैसा किसका होता था? वो एक देश की आम जनता का पैसा होता था, टैक्स पेयर का पैसा होता था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको रिपोर्टिंग करने जाना अपने खर्चे से जाए, प्रधानमंत्री के विमान में क्यों जाएगा। इसमें घूमने फिरने का भी खर्चा आता था। हाँ, घूमना फिरना भी होता था। हाँ, एक चीज़ और बताना, घूमना फिरना होता था। होता ये था कि जैसे कोई थोड़ा समय मिलता था
तो विदेश मंत्रालय आपके लिए गाड़ियों का प्रबंध करता था, आपको जो सिटी की जो अच्छी जगह है वो घुमाता था, आपको शॉपिंग करनी है आपको शॉपिंग का, और एक दिन जो है उस सिटी के, जिस सिटी में जाते थे उस सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बढ़िया सी पार्टी होती थी। वो सब चीज़ें प्रधानमंत्री दौरे का इन्वेंट्री होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने सब बंद कर दिया, पार्टी नहीं होती, अब बार रूम नहीं होता, अब आप होटल में जाते हो रूम में आपका कोई बोतल नहीं होती, आपको विमान में ले जाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपकी सारी अय्याशी जो है वो बंद हो गई। अब यह है कि सिंपल सा खाना होता है, उसमें भी नॉन वेज नहीं होता तो पहले तो नॉन वेज भी खूब होता था, उसमें भी नॉन वेज नहीं होता, और खाना भी अभी होना शुरू हुआ, मैंने 1-2 साल में देखा। उसके पहले जो है स्नैक्स होते थे आप खाना, लेकिन अब क्योंकि अगर पीएम का प्रोग्राम ऐसा होता है, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम ऐसे होते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू होता है, रात में, तो ये जेन्युइन चीज़ थी, क्योंकि ये बात हमने भी फेस की कि हमको कई जगह खाना नहीं मिलता था। तो वो खाना मुझे लगता है वो इतना करना चाहिए, जब दिन भर आप कार्यक्रमों में लगे रिपोर्टिंग करा, उतना तो समझ में आता है, लेकिन दारू वारू सब बंद होगी। तो इसकी ये जो घटना है ये सिर्फ एक प्रतीक है जो आपको विजिबल है, दिख रहा है, पीछे बहुत कुछ और चीजें होती थी। जो इस देश का मीडिया को बहुत सारे जंकेट दिए जाते थे जी। जंकेट्स में क्या होता था, विदेश दौरे होते थे, मतलब आपको फैमिली के साथ भारत सरकार जो है किसी पत्रकार से खुश है, उसकी रिपोर्टिंग से खुश है, तो उसको परिवार के साथ विदेश दौरे दे दिया, अच्छा। उसको जो है मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया, लैपटॉप, ये जंकेट दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप डॉक्टर संजय बारू जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो सलाहकार रहे, आप उनकी किताब में पढ़ सकते हो कि जंकेट जो है दिए जाते थे, वो सब जंकेट बंद हो गए। तो ये जो चीज़ें थी, तीसरी चीज़ क्या होती थी, इस देश के जो टॉप के जो मीडिया थे, जो पत्रकार थे, वो फोन करते थे और प्रधानमंत्री कार्यालय के घर उनके लिए खुला रहता था, वो फोन करके जाते थे। यहाँ तक कि देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार देश की पॉलिसीज तय करते थे प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर। वो सलाहकार होते नहीं थे, पत्रकार होते थे, वो एनडीटीवी के पत्रकार थे, लेकिन वो सलाहकार होते थे देश के प्रधानमंत्री के। अब नरेंद्र मोदी ने ये सब चीजें बंद कर दी। अब आप सोचिए कि कितने लोगों की दुकानें बंद हुई होंगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री का विमान में जा रहे हो, अब जब विमान में जा रहे हो तो सिर्फ आप दारू नहीं पी रहे हो, प्रधानमंत्री का पूरा स्टाफ है, आपने ना जाने कितनी डील उस 10-12 घंटे के सफर में, ना जाने कितने खनन की जो डील थी, ना जाने कितनी जो बाकी जो डील थी, ट्रांसफर पोस्टिंग आपने रास्ते में करवा दिए होंगे। और यही वजह है, और जब आप प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा घुस सकते हैं, जब आप मंत्री तय कर सकते हैं कि सरकार का मंत्री कौन होगा, जब आप मंत्री तय कर सकते हो, तो सेक्रेटरी को तय करना और थानेदार को तय करना आपके लिए कितना आसान है। और बेसिकली हम लॉबिंग कहते हैं, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। और एक थानेदार को आप जानते हैं, एक थानेदार की पोस्टिंग के आप कर दो, आपको 20-25 लाख रुपए ऐसे मिल जाए। तो आप सोचिए कि इस देश के जो पत्रकार, जो चुनिंदा पत्रकार थे, जो टॉप के पत्रकार थे, और आप वही लोग हैं, उसी मीडिया संस्थान के लोग हैं जिस मीडिया संस्थान से गोदी मीडिया शब्द निकला। ये लोग दरअसल सरकार को चला रहे थे, ये लोग। और मैं ये इस चीज़ को लेकर मुझे सरकार से और बाकी चीज़ों से बहुत नाराज़गी है। मैं आज बार बार कहता हूँ कि अगर आप जो बड़े टॉप के पत्रकार थे, अगर आप उनकी संपत्ति की ईमानदारी से जांच करवा लेंगे, आपको बहुत सारे घोटाले पकड़ में आएंगे। इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिनके दुबई में, जिनके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, जिनके दिल्ली में फार्म हाउस हैं, इनकी सब की जो काली करतूतें हैं, वो सब जो हैं वो कहाँ से आई होंगी? पत्रकारिता से नहीं आई होंगी, ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो एक तो ये चीज़ थी। तो ये जब इनकी दुकानें बंद हो गई, तो इन्होंने जो है दूसरा, अब देखा इनकी दुकानें बंद हो गई, इन्होंने देखा दूसरी चीज़। एक तो ये दुकानें बंद, दूसरी चीज़ को इस बात से समझिए, 2012 से पहले हिंदुस्तान में मीडिया एकांगी था, एक तरफा मीडिया था। एक कुछ सेट ऑफ पैटर्न, कुछ रिपोर्टर, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एंकर, कुछ चैनल थे, वो जो कहते थे वो हिंदुस्तान का सच होता था। मतलब वो एक बार अगर राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रवीश कुमार, श्रीनिवासन जैन, ये अगर एक बार एनडीटीवी पर बैठकर ये कह देते कि दंगा ये हुआ और दंगे का ये दोषी है, तो वो 10 साल तक उसी को दोषी माना जाएगा। वो लोग मठाधीश थे पत्रकारिता के। 2012 के बाद उनकी मठाधीशी टूटनी शुरू हुई। कैसे टूटनी शुरू हुई? सबसे पहले अर्नब गोस्वामी आए। अर्नब गोस्वामी ने इनको चैलेंज किया
ठीक है। राइट। ये मोदी के आने से पहले से शुरू हो गया था। तो अर्नब गोस्वामी ने उनको चैलेंज करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सुधीर चौधरी ने एक अलग लाइन पकड़ी, जी एक अलग लाइन पे चला। तो वो जो मठाधीशी थी कि हम ही जो कहेंगे वही इस देश का सच है, वो उनकी मठाधीशी खत्म हो गई। जैसे उनकी मठाधीशी खत्म हुई और उनकी दुकानें बंद हुई, अब उनको चोट लगी। उनको लगा कि यार अब तो अर्नब गोस्वामी हमसे ज्यादा देखा जा रहा है। हाँ। लोग अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, अब तो सुधीर चौधरी को हमसे ज्यादा अब तो अमीश देवगन को, अमन चोपड़ा को हमसे, सुशांत सिन्हा को हमसे। तो इनको लगा कि यार, मैंने अपनी किताब में लिखा है इस बारे में कि 3 इडियट का एक सीन है। 3 इडियट में फिल्म में एक सीन है जिसमें वो जाता है, वो अपना वो देखने के लिए, अपना एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखने के लिए। तो उसके बाद उस समय वो है ना कि जब हम फेल हो जाए, हम फेल हो जाए, हाँ वो दिक्कत। लेकिन अगर जो हमारा जो दोस्त है ना वो अगर टॉप कर जाए तो वो ज्यादा तकलीफदेह होता है। तो इनके लिए परेशानी ये है कि यार ये हमसे आगे निकल गए यार, ये लोग यार, हम तो मठाधीश थे, हमसे आगे निकल गए, अर्नब गोस्वामी आगे निकल गया, ये लोग, ये कल के बच्चे जिनको हम कहते थे कुछ नहीं हमसे। सपोजिटली राजदीप सरदेसाई ने ही अर्नब गोस्वामी की मेंटरशिप करी थी। हाँ, ना, जब वो वहां से आया। तो अब आप सोचिए ना, राजदीप को ये कितना बुरा लगता हो, कितना लगता होगा कि यार तो वो गोदी मीडिया इसलिए आया। इसी तरह से रवीश कुमार ने, ये सुशांत जो है, सुशांत सिन्हा, रवीश कुमार, सुशांत, दोनों एनडीटीवी में काम करते थे, कई किस्से बताते हैं। अब जिस वक्त सुशांत सिन्हा को जिन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा होगा एनडीटीवी, उस समय रवीश कुमार उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। अब रवीश कुमार को आज लगता है यार, मैं तो कहाँ यार, कल तक इसकी नौकरी को मैं खा रहा था, आज ये जो मेरे से बड़ा। तो ये जो कुड़न, ये जो पीड़ा, ये जो दर्द होता है ना, इस दर्द को समझिए। उस दर्द से निकला है ये गोदी मीडिया। तो ये दर्द है दरअसल। और एक चीज इसमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, मैं फिर कहता हूं, मैंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा गोदी मीडिया, भारत का पहला गोदी मीडिया अगर कोई है तो एनडीटीवी था। क्योंकि ये एनडीटीवी, गोदी का मतलब क्या, गोदी मीडिया ये कहना चाहते हो कि ये गोदी मीडिया सरकार की गोदी में बैठा है, जबकि सरकार की गोदी में एनडीटीवी बैठा। एनडीटीवी सरकार की गोदी में बैठ के जिसकी लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री के निवास पर हो, जो राष्ट्रपति भवन को नहीं, लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री निवास में, राष्ट्रपति भवन में अवार्ड फंक्शन करे। मतलब दूरदर्शन सरकारी चैनल बोलते हैं, आज तक दूरदर्शन की हैसियत नहीं हुई कि वो राष्ट्रपति भवन का जो है उसका ऑडिटोरियम को बुक करा ले, वहां पे कोई प्रोग्राम कर ले। आप सोचिए एनडीटीवी राष्ट्रपति भवन में, तो उससे बड़ा गोदी मीडिया क्या हो सकता है। दूरदर्शन के वो उसका भी तो इक्विपमेंट्स का भी तो कुछ केस था। वो इक्विपमेंट, दूरदर्शन के सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, दूरदर्शन की फुटेज, ये सब चुरा कर एनडीटीवी खड़ा हुआ। और इसको लेकर कई सीबीआई के केस चले, वो बंद हो गए, उसको लेकर भी जांच पूरी नहीं हुई। उसको लेकर जो है एनडीटीवी फाइल्स करके आप किताब पढ़िए, उसमें पूरा है किस तरह से उसमें सरकार को चूना लगाकर, भारत सरकार को चूना लगाकर, एनडीटीवी फ्रॉड्स 2 पार्ट है उसमें। हाँ, और जो है यहाँ के इक्विपमेंट्स बेचकर, यहाँ से सरकार से पैसे लूटकर, यहाँ की फुटेज बेच करके, आप महंगी फुटेज होती थी उस समय की, आर्काइव बेच करके, तो वो सब उसने करोड़ों कमाया। अब जहाँ तक राजदीप की जो आपने बात की ना, और अगेन इसमें भी एक कहानी आप ये देखिए, पहले पत्रकारों को कितनी आसानी से पद्मश्री, पद्म भूषण मिल जाता था, अब आज नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो फिर ये भी चिंता, ये भी। राजदीप को मैंने जो कहा, मैं राजदीप को, जब उनकी एंकरिंग थी, मैं उनका एंकरिंग का फैन था जब मैं अखबारों में काम करता था, और मुझे लगता था कि ऐसा ही एंकर होना चाहिए। और टेलीविजन में जब मुझे आने का मौका लगा तो मुझे लगा हाँ, मैं राजदीप सरदेसाई जैसे एंकर बनूंगा। लेकिन 2008 जो है, वो 2008 के बाद जो, और 2008 की जो कहानी है वो इस देश को जाननी भी चाहिए, और वो कहानी मैंने कई बार बताई भी है, और वो कहानी है जिसने राजदीप के बारे में मेरी पूरी धारणा बदल दी। और वो इसलिए भी जरूरी है, उससे आपको समझ आएगा कि असली गोदी मीडिया कैसा होता था। 2008 में आपको मालूम है कि कैश फॉर वोट हुआ था, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु डील कर ली थी, तो लेफ्ट वाले नाराज हो गए थे, तो लेफ्ट ने मनमोहन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लीजिए। और उस वक्त लेफ्ट के समर्थन पे ही मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। तो उसके बाद ये तय हो गया कि अब ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने और अमर सिंह वगैरह ने मिलकर के सांसदों की खरीद फरोख्त की, और उसके बाद वो सरकार बच गई। लेकिन सांसदों की खरीद फरोख्त जब हुई
तो उसका पूरा का पूरा जब खरीद फरोख्त हो रही थी तो उसका पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया था और वो राजदीप सरदेसाई की टीम ने किया था। राजदीप सरदेसाई ने अपने कैमरामैन, अपने रिपोर्टर को भेजा। अगर सोचिए 2008 में, और उसके बाद कुछ सांसद पैसे लेकर के संसद में पहुंचे थे, आप संसद में उन्होंने पैसे लहराए थे, सारी कहानी हुई थी। अब उस समय, उस दिन, जिस दिन संसद में पैसे लहराए जा रहे थे, उस दिन स्टिंग ऑपरेशन हो चुका था। अगर उस दिन टेलीविजन चैनल पे स्टिंग ऑपरेशन आ जाता, 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती और 2009 के चुनाव कुछ और होते। ठीक है ना, जो 2009 में मनमोहन सिंह वापसी, 2008 में मनमोहन सिंह सरकार गिर जाती, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैं इसकी अभी जांच करूंगा। वाह, ठीक है, और राजदीप सरदेसाई ने उस स्टिंग ऑपरेशन को टेलीकास्ट होने से रोक दिया। अब आप सोचिए कि मैं चैनल का किसी एडिटर हूं, मैं अपने रिपोर्टर को कह रहा हूं तुम जाओ, मेरे कैमरामैन, मेरा रिपोर्टर जो मेरा एम्प्लॉई है, और मैं बहुत महत्वपूर्ण अपने एक असाइनमेंट पे भेज रहा हूं, तो मैं अपने भरोसे के आदमी को भेज रहा हूं, वो स्टिंग ऑपरेशन करके ला रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैं जांच करवाऊंगा। मतलब आपने उस रिपोर्टर को, आपको ट्रस्ट नहीं है अपनी टीम पर, आपको अपने कैमरामैन पर ट्रस्ट नहीं है, आपने वो स्टिंग ऑपरेशन रोक दिया। स्टिंग ऑपरेशन रोक दिया, मनमोहन सिंह की सरकार बच गई और उसके कुछ महीने या एक आध साल बाद राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री, राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अब ये डील नहीं तो क्या है। और ये जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि यार, ये अगर इस तरह की पत्रकारिता करनी है कि आप खबर दबा लो, स्टिंग ऑपरेशन दबा लो और उसके बाद सरकार से पद्मश्री ले लो, तो मुझे लगा यार ये आदमी जो है भरोसे का नहीं है, ये आदमी पत्रकार नहीं है। और उस दिन के बाद से मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे राजदीप सरदेसाई जैसा कभी नहीं बनना है। ईश्वर ना करे मुझे राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार बनाए।